तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। साथियों, आप सबके मांग पर एक नया बैच शुरू किया गया है। उस बैच में अगर आप प्रवेश चाहते हैं, व्हाट्सएप करके प्रवेश दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप सब लोग। आज के इस एपिसोड में आप सबको एक महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। हमारा नंबर है 96 28 95 92। हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चुनौती होती है। भैया, जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वह कहां से पढ़ें और किसका पढ़ें। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हुए हमारा चयन किसी भी परीक्षा में हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजी हो, यूजी की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता की परीक्षा हो, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ेगा और कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों के हिंदी साहित्य के इतिहास आपको पढ़े होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला इतिहास ग्रंथ है जिसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे पढ़ना है रामचंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल कैसे प्रश्न बनेंगे। आदिकाल, तो आज सबसे पहले हम ले रहे हैं आदिकाल। कि आदिकाल में अगर रामचंद्र शुक्ल को आप सब पढ़ रहे हैं तो कैसे प्रश्न और कहां से प्रश्न। ये चलिए शुरू करते हैं। कितने लोग भी देख पा रहे हैं जारी रख। ठीक है, चलिए। आदिकाल हम लोगों ने समाप्त कर लिया था और आज की इस कक्षा में हमने शुरुआत किया है एक नए टॉपिक से, जिसका नाम है आदिकाल रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से। तो आदिकाल रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में हमें ऐसे मिलता है, हम वहां से आज आपकी चर्चा जारी कर रहे हैं। तो सब लोग आ चुके हैं, एक बार देखते कौन कौन आया है। संयोगिता जी आ गई हैं, छाया जी आ गई हैं, राज कपूर जी आ गए हैं, अमित जी आ गए हैं और सोनम यादव भी आ गई हैं। तो सबका स्वागत। चलिए शुरुआत करते हैं, और लोग आते रहेंगे। बाकी लोग को सूचना दे दी गई है, ऐप पर भी नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, वहां से भी लोग आ जाएंगे। सबसे पहली चीज, एक प्रश्न जो आपका बनेगा वो बनेगा भूमिका से। कहां से बनेगा? भूमि। देखिए, जो पहला संस्करण आता है रामचंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसकी भूमिका स्वयं शुक्ल जी। लेकिन उसके बाद जितने भी इतिहास ग्रंथ है, जितने भी संस्करण आए, अलग अलग लोगों ने। चलिए एक भूमिका पर आपकी नजर लेके चलते हैं। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर सिंह ने एक ग्रह ने देखिए, शुक्ल जी ने यहां पर इतिहास शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 में प्रस्तुत किया। करने सन
1882 में क्या था? उसके पीछे, ये उन्हीं के शब्द हैं, उसके पीछे शब्द उन्होंने प्रयोग किया 1891 में, 1889, 1819 यानी 1879 में डॉक्टर, 1879 में डॉक्टर तरीके से उन्होंने कोष्टक में रखा और फिर लिखा अब सर। ये बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने लिखा कि पहले तो वो डॉक्टर थे। यहां पर आप बताइए, अगर आपने किसी ने भी इतिहास ग्रंथ पढ़ा है तो ये जो चीज मैंने लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं आपके, और आप ऐसी छोटी छोटी ही गलतियां करते हैं। देखिए, शुक्ल जी जब बात कर रहे हैं तो वहां पर उन्होंने यह लिखा है कि पहले डॉक्टर थे या बाद में डॉक्टर हुए, ये विषय में कहते हैं पियर्सन के। तो कहते हैं कि पहले वो डॉक्टर थे, अब वो सर हो चुके हैं। पहले डॉक्टर, अब सर। ग्रियर्सन ने अब सर, ग्रियर्सन ने अब उसके बाद, के ग्रंथ का नाम था मॉडर्न 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 वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदी, लिटरेचर ऑफ यहां पर उन्होंने उसके ग्रंथ का, लेकिन यह एक चीज और निकाला कि शुक्ल जी ने क्या यही नाम रखा है? नहीं, ये तो बाद में हम सब पढ़ते हैं। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में जिस ग्रंथ का नाम लिखा है वो लिखा है कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। क्या नाम रखा है? नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यह नाम इन्हें रखा, नॉर्दर्न। अब आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा कि बाद में जो भी नाम मिलते हैं उसमें नॉर्दर्न शब्द नहीं लिखा है, लेकिन शुक्ल जी ने जब अपने इतिहास ग्रंथ था, वहां उनके इतिहास ग्रंथ ने किस नाम से व्यक्त किया है? नॉर्दर्न हिंदुस्तान के। अब उन्होंने इसे इतिहास ग्रंथ भी नहीं कहा, के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला, के नाम से वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। शुक्ल जी ने ना तो ग्रियर्सन के ग्रंथ को इतिहास माना है, शुक्ल जी ने ना ही शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को इतिहास माना, दोनों को उन्होंने कवि वृत्त संग्रह माना। सन 1913 में इस सभी सामग्री का प्रयोग करके मिश्र बंधु, 1913 में सभी सामग्री का
उपयोग करके मिस्र बंधुओं ने अब यहां समझिएगा, वो पहले ग्रंथ को भी नहीं मानते इतिहास ग्रंथ, दूसरे को भी इतिहास ग्रंथ नहीं मानते, और मिस्र बंधुओं ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, बंधुओं ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह निकाला। मतलब शुक्ल जी ने शुरुआत के जितने इतिहास ग्रंथ हैं उनमें से लगभग सभी को वृत्त संग्रह कह दिया, और बड़ा कविवृत्त संग्रह इसे समझिएगा। और बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिस्र बंध विनोद, जिसे वर्तमान काल के कवि लेखकों का भी समावेश किया गया है। बंधु काला, जिसमें वर्तमान के माने तो पहले इतिहास ग्रंथ लिखे गए ग्रियर्सन के द्वारा, शिव सेंगर के द्वारा, उसमें वर्तमान लेखकों का समावेश नहीं किया गया। तो वर्तमान के भी लेखकों और कवियों का समावेश किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि शुक्ल जी ने किसे वृत्त संग्रह कहा। शिव सेंगर का वृत्त संग्रह है, ग्रियर्सन का बड़ा कविवृत्त संग्रह है, और मिस्र बंधुओं का बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह है। यानी तीनों वृत्त संग्रह ही हैं, जो एक तरह से वृत्त की प्रकृति है। इस वृत्त को इतिहास बनाना यह रामचंद्र। तो यहां पर यह कथन आपने नोट कर लिया हो, यह कथन है आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल। अब यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपके समझने के लिए भी। तीन फैक्ट यहां पहले हम लिखेंगे शिव सेंगर। क्या लिखेंगे? सेंगर। फिर यहां लिखेंगे ग्रियर्सन, और फिर यहां लिखेंगे मिस्र बंधु। अब यहां देखेंगे कि सूत जी ने किस ग्रंथ को क्या नाम दिया। जैसे एक गाना है ना, किस प्यार को मैं क्या नाम दूं। तो निमेश सिंह जी, प्रियंका जी, परमिला जी, सुमन, छाया, मंजू, फॉर टीचिंग, सोनम यादव, अमित और कुमारी संयोगिता, सबका स्वागत है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि इन तीनों के इतिहास ग्रंथ को शुक्ल जी ने क्या नाम। तो शिव सिंह सेंगर को उन्होंने कहा कि यह वृत्त संग्रह। क्या कहा उसके इतिहास ग्रंथ को? वृत्त संग्रह का। पहला। दूसरा ग्रंथ किसका है? ग्रियर्सन का बड़ा कविवृत्त। बड़ा कवि वृत्त संग्रह। दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, मिस्र बंधुओं के इतिहास को रामचंद्र
क्या कहा है, तो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। शुक्ल जी जब इतिहास अपना लिखते हैं तो उसके पहले जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उन सभी इतिहास ग्रंथों की तरफ अपनी नजर दौड़ाते और बताते हैं भैया कोई इतिहास ग्रंथ इसके पहले था ही नहीं, मैं किसी को इतिहास मानता ही नहीं। मनोज जी स्वागत है आपका। किसी को मैं इतिहास ग्रंथ मानता ही नहीं। मेरी नजर में कोई वृत्त संग्रह है, कोई बड़ा कवि वृत्त संग्रह है और कोई बड़ा भारी कवि वृत्त। तो शुक्ल जी ने तीनों ग्रंथों को इकट्ठा करके इतिहास बनाया है और अपने को क्या कहते हैं कि मैंने इतिहास लिखा। अब आगे एक और यहां पर कथन लेंगे। अभी तक आप समझ गए कि शुरुआत कैसे की। सेकेंड फेज मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। मैंने तैयार की जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसकी एक मजेदार कहानी। कैसे कहानी है, नागरिक प्रचारणी सभा वालों ने एक भाषा संग्रह निकालने की कोशिश की। आप मान लीजिए शब्द जी को बुलाया गया, भैया आप आइए और इसका आप भूमिका लिख दीजिए। शुक्ल जी ने उसकी भूमिका लिखना चालू की और उसकी भूमिका लिखते लिखते उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो गई और उसकी भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि लोगों ने कहा अरे यार ये भूमिका लायक तो रही नहीं गया, तो इतिहास हो गया। अब ऐसा करिए कि इसको इतिहास के रूप में। तो उन्होंने लिखना तो शुरू किया था कि मैं एक ग्रंथ की भूमिका लिख रहा हूं, लेकिन उसका रूप इतना ज्यादा बढ़ता चला गया तो एक इतिहास बन गया। तो शुक्ल जी जब इसको लिख रहे थे तो दिमाग में यह बात नहीं थी तो कोई इतिहास ग्रंथ लिख, वो लिख रहे थे भूमिका, लेकिन उसका रूप बढ़ता चला गया और बाद में इतिहास बन गया। तो मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए, शुक्ल जी लिखते, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार परिस्थिति के अनुसार। अब यहां एक बात शुक्ल जी ने लिखा है जिसपे बहुत ज्यादा लोग कटाक्ष करते हैं, क्या, शिक्षित जन समूह की बदली हुई प्रवृत्ति। जन बदली, ये आपको हमेशा याद रखना है। शुक्ल जी का एक चीज जो उन्होंने शिक्षित शब्द से लिखा है, ये लोग भूल जाते हैं। शिक्षित बदली हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग की रचना लक्ष्य करके साहित्य के इतिहास। देखिए इतिहास तो उन्होंने लिख दिया था लेकिन शिक्षित जनता जो थी उसकी प्रवृत्तियां जो बदल रही थी उसको ध्यान में रखकर उन्होंने इतिहास के काल, इतिहास का जो काल था उसका विभाजन उन्होंने किया। काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के
और प्रश्न, भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। कच्चा ढांचा का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास के लेखन के विषय में यह बात लिखी। उन्होंने किस प्रकार से शुरुआत किया? आचार्य, दोनों कथन जो मैंने आपको लिखाए बहुत पहले जो शुक्ल जी ने लिखा अपनी भूमिका में, और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लेख किया, तो उन्होंने इस बात को अपने इतिहास में इस प्रकार से दिखा। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिस विकास चतुर्वेदी जी ने लिखी है, हमें यहां पर यह प्राप्त हो। अब देखिए, शुक्ल जी की भूमिका हम आपको दिखाते हैं कि शुक्ल जी ने अपनी भूमिका में क्या क्या चीजें। ये है रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल साहित्य का रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने जो चीजें लिखी वो आपके सामने में, और ये क्या है, प्रथम संस्करण का वक्तव्य। उन्होंने पहले संस्करण में जो बात लिखी वो मैं आपको दिखा, प्रथम संस्करण का वक्तव्य। ये है उनके प्रथम संस्करण। चलिए, हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सेंगर ने 1833 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से सन 1900 में से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया, और सन 1911 तक की खोज की अपनी पहली 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। तो यह काम जो शुरू होता है, यह काम कैसे शुरू होता है? पैसे से, यानी गवर्नमेंट इसका फंड देती है। इस साहित्य के इतिहास लेखन के लिए गवर्नमेंट ने फंड किया था, किसे? नागरिक प्रचारणी सभा ने को, और नागरिक प्रचारणी सभा ने यह काम जो है वो शुरू किया। नागरिक प्रचारणी सभा ने जब यह कार्य शुरू किया तो कुछ 8 रिपोर्टें आई यहां।
सन 1913 में सारी सामग्री का उपयोग करके मिस्र बंधुओं श्रीयुत श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी काव्य वृत्त संग्रह मिस्र डाला, जिसमें वर्तमान काल के कवियों लेखकों का भी समावेश किया गया। 3 भागों में प्रकाशित किया। हर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे हैं। अब यहां देखिए, जो भी मैं आपको लिखा रहा हूं वो सारी चीजें यहां पर इंक्लूड, वो आपको मैं दिखा रहा हूं कि आप जब इतिहास ग्रंथ पढ़ें, ज्यादातर लोग इतिहास ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते हैं। जब तक आप इतिहास ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तब तक चयन नहीं होगा। पढ़ना कैसे होता है इतिहास ग्रंथ को, उससे प्रश्न कैसे निकालने होते हैं, वो बात मैं आपको दिखा। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की, अब यहाँ ये बात मैंने आपको लिखाया अभी कथन में, क्या लिखाया? शिक्षित जनता की जिन वृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की विभिन्न शाखाएं फूट रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उसकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में यह बात किसने लिखा है कि 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, यानी 700-800 वर्षों से जो भी लिखा गया था वह रखा हुआ था। पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी, जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न सागाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वर्ण वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहां तक सहायता पहुंचा सकती है। शुक्ल जी कहीं भी किसी को भी इतिहास ग्रंथ मानने के लिए तैयार नहीं थे, और बार बार यही कह रहे थे कि लोगों ने इतना ज्यादा कवियों को लिख दिया, इतना ज्यादा वृत्त संग्रह लिख दिया। वृत्त संग्रह का मतलब है केवल उनके विषय में जानकारी। इतिहास का मतलब होता है कि अपना पक्ष भी रखना और अपना विपक्ष भी, दोनों चीजें रखना, और उसके साथ तथ्यों का निरूपण भी करना, और अंत में निष्कर्ष तक पहुंचना। लेकिन इसके पहले जितने इतिहासकार थे उन्होंने केवल वृत्त ही उपलब्ध कराए, सामग्री ही उपलब्ध कराई, इतिहास लिखने का जो प्रयास है किसी ने नहीं किया। तो शुक्ल जी इसीलिए बार बार कहते हैं कि सारे रचना कालों को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड में किसके भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त को इतिहास नहीं बना सकता। तो ये कथन आप सब नोट कर लीजिएगा, मैं इस कथन को अंडरलाइन कर दे रहा हूं। ये कथन बहरहाल बाद में लिखा था मैं, लेकिन इसको आप अभी तुरंत अंडरलाइन में कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। यहां से प्रश्न पूछा जाना 100% तय, यहां से पूछा जाना प्रश्न तय है। मैं फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूं, सारे रचना काल को केवल सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो शुक्ल जी ने चुटकी ली है, मजा लिया है, और काल विभाजन पर एक टिप्पणी की है कि लोगों ने आंख मूंद कर उसे आदि मध्य और पूर्व कह के विभाजित कर दिया, जबकि इतना कह देने मात्र से यह इतिहास ग्रंथ नहीं। ठीक है धर्मेंद्र जी, स्वागत है। तो उन्होंने इस बात की तरफ आप सबको इशारा किया है कि सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंड में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो इसके पहले जितने भी इतिहास ग्रंथ
गए थे उनके काल विभाजन पर रामचंद्र ने यहां पर कथन में यह बात उठाई है और ये पॉइंट आ जाए। इसके बाद 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए। ये कथन जो मैंने आपको लिखा दिया है, 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदली हुई प्रवृत्ति को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास की काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया। ये बात मैंने अभी आपको लिखाई थी। तो शुक्ल जी पहले तो इसका खंडन करते हैं कि भैया जितने लोगों ने अभी तक काल विभाजन किया है वो मजाक किया है, वो काल विभाजन है ही नहीं है। मैंने कुछ प्रयास किया था, वो भी मैंने अपने परास्नातक के छात्रों को पढ़ाने के लिए कुछ नोट्स तैयार किया था और उसी नोट्स में ही मैंने कुछ काल विभाजन का प्रयास किया था। और वो काल विभाजन का आधार क्या था? तो शिक्षित जन समूह था। यहां पर जैसे ऑप्शन में लिखा जाता है कि रामचंद्र ने काल विभाजन के लिए किसको जिम्मेदार माना है, तो ऑप्शन में एक तो रहेगा शिक्षित जनता, दूसरा रहेगा जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि शिक्षित ध्यान ही में नहीं रहता, लेकिन जो सही जवाब होगा वो जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियां नहीं रहेगी। शुक्ल जी ने एक बात बहुत जोर देकर कही है, शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्ति को, क्योंकि उन्होंने अशिक्षित जनसमूह की प्रवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा है। ठीक है सीमा जी, उन्होंने अशिक्षित जनता को नहीं रखा है, शिक्षित जनता को ही रखा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अपनी अगली बात क्या कही। ठीक है, ये एक कथन जो मैंने आपको काल विभाजन वाला भी टाइम कराया था, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते, अब बात चलती है हिंदी शब्द सागर के विषय। हिंदी शब्द सागर के विषय में शुक्ल, हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं नहीं समझता था, उतनी तो उस अवधि के लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी। पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा। तो शुक्ल जी ने अपने इतिहास के लिए बात कही कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उन्होंने यह ग्रंथ किया था, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसको उन्होंने इतिहास के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर। अब आप देखिए कि यहाँ 4 कथन मैंने आपको महत्वपूर्ण बताए और चारों कथन एक पेज से पूछे गए हैं और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ही पूछे गए हैं और ये हर बार पूछे। अब चलिए कुछ चीजें और दिखाते, ये सब जो पढ़ रहे हैं पेड बैच में आदिकाल में, वो सबको मैंने यहाँ पर ये बता दिया है, आप सबने देखा होगा पहले ही। आज मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि हमें इतिहास जब पढ़ना है तो अब देखिए शुक्ल जी ने जो इतिहास का विभाजन किया वो किस तरीके से किया। पहले काल विभाग को लीजिए, जिस काल विभाग के भीतर शेष ढंग को रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया। यानी काल विभाजन उन्होंने किस आधार पर किया है, तो जिस काल के भीतर शेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया। आदिकाल को ही ले लीजिए, तो उसमें वीरतापूर्ण रचनाएं हैं तो वीरगाथा काल हो गया। अभी उसको भी इन्होंने किस प्रकार प्रकरणों में विभाजित किया है वो मैं बताऊंगा। अभी तो मैं केवल रामचंद्र शुक्ल पुस्तक में जो भूमिका उन्होंने लिखी, केवल भूमिका ही आपको पढ़ा रहा हूं। आदिकाल तो पढ़ाना मैंने शुरू ही नहीं किया, आदिकाल तो भी आपको आगे पढ़ाऊंगा अगर आप आगे बने रहे। नामकरण इन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ठीक है, किसके आधार पर किया गया, तो विशेष ध्यान ध्यान रखिएगा, जिस काल में जिस प्रकार की रचनाएं अधिक थी। अब मान लीजिए जो भी जिस भी प्रकार की रचना की अधिकता थी, उसी प्रकार को उन्होंने अधिक महत्व। ठीक है, तो
उन्होंने यह बताया। इस प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यहाँ यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिणामों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंग की रचनाओं को मिलाकर भी उसके बराबर न होगी। यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 है उसकी प्रचुरता कही जाएगी। उन्होंने यह भी बता दिया कि भैया ऐसा है कि मान लीजिए हमने देखा कि किसमें वीर रस की रचनाएं 10 हैं, श्रृंगार रस की 5 हैं, ये जो है जिसमें नीति काव्य है, 7 रचनाएं ऐसी हैं जिसमें वीरतापूर्ण वर्णन है। जिसकी अधिकता होगी, जिसकी प्रचुरता होगी, के आधार पर उसका मैं विभाजन, काल विभाजन नामकरण करता हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने यह बात को आपके सामने रख दिया। फिर लिखते हैं, यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि ग्रंथों की प्रसिद्ध किस काल के भीतर जिस एक ही ढंग में बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उसी ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर पड़ी मिल जाए। यानी अगर मैं भक्ति काल की चर्चा कर रहा हूं और भक्ति काल में सबसे बड़ी कविता रामचरितमानस है, तो मैं रामचरितमानस को ही आधार बना के पूरी बात कर दूंगा, बाकी रचनाओं से मतलब नहीं है। शुक्ल बात की ओर आपको कहते प्रसिद्ध किस काल की लोकवृत्त की प्रतिध्वन है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों को की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। तो नामकरण किस आधार पर शुक्ल क्या है, ये आपको ध्यान। आदिकाल का नाम, अब देखिए आदिकाल के नामकरण के लिए शुक्ल क्या कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने 1000 बार पढ़ा होगा। आप लोगों ने 1000 बार इस बात को पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज आप लोग हमेशा नहीं पढ़ पाते, सीरियसली नहीं ले पाते, कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं जब भी इतिहास ग्रंथ। तो हमारा उद्देश्य है कि आपको इतिहास ग्रंथ हम सीरियसली दिखा पाए। नोटिफिकेशन नहीं आया टेलीग्राम पर, तो आप सबको भेजा गया था। चलिए, और कौन आ गया, अशोक जी आ गए हैं, अमृता जी आ गई, सबका स्वागत। अब देखिए यहां पर क्या करें कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचना, ये आप लोगों ने आदिकाल में पढ़ा था। आदिकाल को मैंने वीर गाथा काल का, वीर गाथा काल क्यों कहा है, क्योंकि इस काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अभ्रंश और देशभाग। एक चीज ध्यान रखिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काल को क्या नाम दिया, जैसे इस प्यार को क्या नाम दूं मैं, तो उन्होंने देश भाषा को क्या नाम दिया, ये जरूर याद रखिए। तो रामचंद्र शुक्ल देश भाषा को बोलचाल कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी आदिकाल में उस समय जो आम बोलचाल की भाषा थी, आम बोलचाल की भाषा थी, उसे उन्होंने क्या कहा है, देश भाषा काव्य का। अभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था, साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में तो भिन्न विषयों पर फुटकल दोए हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती।
तो यहां पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है जिसको आप जरूर याद रखिएगा कि अपभ्रंश की पुस्तकों को शुक्ल जी ने इतिहास की कोटि में नहीं रखा है। और किन रचनाओं को नहीं रखा है, तो यहां से याद रखिएगा, अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब हो। तो यहां पूछ सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के काल विभाजन के लिए किस धार्मिक ग्रंथ को आधार बनाया। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के काल विभाजन के लिए जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य थे उनको साहित्य की कोटि में नहीं रखा था, बल्कि उसे क्या उन्होंने किया है, केवल काल विभाजन की आधार बनाया। तो इसे जरूर लिख लीजिएगा, जितना अंडरलाइन कर रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब हो रहा है। तो शुक्ल जी ने आदिकाल में जैन काव्य को धार्मिक साहित्य के अंतर्गत रखा, सांप्रदायिक साहित्य के अंतर्गत रखा, उसे साहित्य की कोटि में, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा। इसी वजह से उन्होंने आदिकाल की जो शुरुआत है, आदिकाल की जो सीमा है, वह 1050 से 1050 के पहले के साहित्य को आदिकाल में नहीं सम्मिलित किया, क्योंकि उसे वो सांप्रदायिक साहित्य की मान्यता देते हैं। चलिए, अब यहां कुछ चीजें और आपको दिखा। उन्होंने दो तरह की रचनाएं बांटी। कई तरह की रचनाएं बांटी हैं, दो तरह। उन्होंने बताया है कि अपभ्रंश देश भाषा को बोलचाल की भाषा। अब इसे कैसे याद रखेंगे, तो एक ट्रिक मैंने आप सबको बताया था। आज फिर से उस ट्रिक को मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप जरूर याद रख पाए। देखिए, तो ट्रिक क्या है कि हम भी की करते ना, हवी की करते। तो हमारा ट्रिक क्या बना, हवी की हवी हवी करते। ने पूछा, बहन ये बताओ कि तुम्हारे पति खाना वाना बना लेते हैं कि नहीं बना लेते। है का बताई बहना, खुद ही करना पड़ता, हम खुद ही करते हैं। काहे है, जब भी मैं अपने हवी से कहती हूँ कि चलो ये कर लो, तो वो की करने लगते हैं। तो समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद ही बना लूं। बस यही ट्रिक हो गया कि क्या हम भी की करते, हवी की करते। आजकल का जो फॉर्मेट है ना, बड़ा बदल गया है। सब लोग हर चीज को शॉर्ट कर लेते हैं, हनुमान जी को हनु कर लेते हैं ना। मुझे लगता है कि आजकल की जो जेडजी जनरेशन है, जेनजी जनरेशन है, वो केला भी नहीं कहती है। अगर प्रेम में कोई है ना, तो अपने प्रेमी को केला खाने के लिए देगा तो सीधे सीधे नहीं कहेगा, कहेगा बाबू केलू के लो, बाबू केलू खा लो। केला भी नहीं कहेगा, केलू कहेगा प्यार से। तो वैसे एक ट्रिक है जो प्यार वाली ट्रिक है, तो आजकल लोग हस्बैंड को क्या कहते हैं, हवी कहते हैं। तो क्या हो गया, हवी करते। तो हवी की करते, इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई हवी की करेगा, वह किस भाषा में करेगा। यहाँ पर भाषा भी याद रखना है। उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है शुक्ल ने, देश भाषा, अपभ्रंश और देश भाषा में। तो अपभ्रंश में उन्होंने कितनी रचनाएं रखी हैं, 4 भाषा। तो जब अब जो आपके हवी हैं, वो किस भाषा में की करते हैं, वो की करते हैं अपभ्रंश भाषा। ठीक है, किस भाषा में हवी की करते हैं, तो अब अपभ्रंश भाषा में हवी की करते हैं। तो शुक्ल जी की ये जो 4 रचनाएं हो गई, यह आपने यहां से याद कर लिया। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें, और देश भाषा काव्य को रामचंद्र ने क्या कहा है, बोलचाल की भाषा कहा है। क्या कहा है, बोलचाल की भाषा। अब साथियों, यहां पर ये रचनाएं आपको याद भी होनी चाहिए। शुक्ल जी ने किसे अपभ्रंश में रखा, शुक्ल जी ने किसे देश भाषा के अंतर्गत रखा, देश भाषा की रचनाओं को उन्होंने
क्या नाम दिया, तो इस प्यार को क्या नाम दूं, या कोई नाम न दो, चलो बिना नाम के ही रहने दो। देखते हैं, कुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमैंग चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति तावली। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, किसी को ट्रिक याद हो तो फटाफट कमेंट करके बताइए। यहां मैंने आपको एक ट्रिक बताया था भैया, एक ट्रिक है, जिस ट्रिक से आप सब इसको याद रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। पृथ्वी की खूबी क्या याद कराया था? अरे जो लोग पहले पढ़े हो यार, कमेंट करो फटाफट, बताओ। जय जय परम विद्या खुसरो, क्या लिखाया था? अरे यार ऐसे कमेंट नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? जैसे ससुरारी में बैठे हो कमेंट कर दोगे तो लोग पूछ लेंगे कि अच्छा आप पढ़ाई भी कर रहे हैं क्या टीजीटीपी? पृथ्वी की खूबी जय जय परम विद्या खुसरो। जय जय परम विद्या खुसरो। तो हमारे जो हवि हैं वो क्या करते हैं कि करते हैं, और दूसरा जो भाग है वो क्या है, पृथ्वी की जय जय परम विद्या। तो ये हो गए आपके 8 और रचना। ठीक है, तो शुक्ल जी ने ये कुल मिला के 8 और 4 12 रचनाएं आपको। ठीक है, अब यहां पर इन रचनाओं को उन्होंने क्रम पूर्वक लिखा, जिस प्रकार से वो क्रम में आते हैं उसी प्रकार से क्रम में भी लिखा। अगर इसको क्रम में याद रखना हो तब कैसे, अगर इसे क्रम में याद करना हो तो कैसे याद, चलिए मैं बताता हूं। देखिए क्रम में अगर याद करना हो तो यहां पर खूब क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा खूब, खूबी। ठीक है, खूबी पृथ्वी, जय जय परम करो विद्या, ये हो जाएगा खूबी पृथ्वी की जय जय परम करो विद्या, ये क्रम में हो जाएगा और बिना क्रम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज और आपको मैं दिखाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण, तो बहुत महत्व, यहां पर देखिए, तो जी क्या लिखते हैं, तो जी यहां पर लिख रहे हैं, किन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देवरासो का शेष ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा। जिस सामाजिक या राजनैतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया। अब वहां पर एक बात मैंने आपको बताई, मैंने कहा था कि 10 7 6 7 अगर इस क्रम में पुस्तकें आई तो मैं 10 वाले को आधार बनाकर ही उसका काल विभाजन और नामकरण। तो इस प्रकार से वो कह भी दे रहे हैं कि बीसल देव रासों को छोड़कर अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को शेष ग्रंथ गाथात्मक। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था इंटरव्यू में कि रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 रचनाएं दी थी आदिकाल के नामकरण में, उनमें से कितनी रचनाओं को वो वीर रस की रचना नहीं मानते? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाए। आप सब दीजिए, मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया, कितनी ऐसी रचनाएं हैं जिनको शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि ये वीर गाथात्मक नहीं है। तो अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़, तो अंतिम 2 और बीसल देव रासों को छोड़ के तो कितना हो जाएगा, बराबर 9 रचना।
तो शुक्ल जी ने 12 में से 9 रचनाएं ऐसी मानी हैं जो वीर गाथात्मक। कैसी रचनाएं हैं? वीर गाथात्मक। तो यहां एक बड़ा प्रश्न तैयार होता है कि ने कितने ग्रंथों को आधार माना? 12 ग्रंथों को आधार माना, लेकिन उन 12 ग्रंथों में कितने ग्रंथों को वीर गाथात्मक माना? तो उन ग्रंथों में केवल 9 को ही उन्होंने वीर गाथात्मक माना है कि 12 ग्रंथों की दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, जरूर याद रखिएगा। उन्होंने ग्रंथ तो 12 रखे, लेकिन 12 ग्रंथों में केवल 9 को ही उन्होंने वीर गाथात्मक माना है, क्योंकि अंतिम 2 तथा बीसल देवरासों को क्लियर है सबको? स्पष्ट हो गया होगा। वेरी गुड। अब यहां बात करते हैं और एक महत्वपूर्ण, कि नाव वाला नंबर जो है वह जरूर याद रखिएगा। मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों और नामावली दी। मिस्र बंधुओं की अब चर्चा शुरू की, कुछ पुस्तकों की उन्होंने नामावली दी, जैसे जिसमें भगवत गीता, वृद्ध नवाकर, वर्तमाल, समत सम्मतसार, पत्तली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवंत गिरी रासा और नेमिनाथ चौपई। और उसके बाद कुएस माला, जिसे उपदेश माला के नाम से जाना। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसे कि इस भाषा से ये पीछे की रचना उसको बता देते हैं, तो हिंदी में उसको हम नहीं रख सकते। इन्हें एक शब्द बार बार प्रयोग किया है, पीछे का। पीछे का मतलब ये है, जो काल की चर्चा वो कर रहे हैं, काल के पहले की रचना। फिर क्या लिखते हैं? इसकी भाषा से स्पष्ट है। तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरौ गुरु गोविंद के पाऊं, अगम अपार है जाकर नाऊं। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, जो आप लोग कहते हैं कि सर ये काव्य की पंक्तियां कहाँ से पूछी जाती हैं, मुझे तो कभी मालूम ही नहीं चल पाता है ये पंक्तियां कहाँ से। तो भगवत गीता, देखिए इसमें नंबर 1 की पीछे की रचना। नंबर 1 मतलब भगवत गीता कोई ग्रंथ है जिसकी चर्चा उन्होंने किया है, और उसकी एक पंक्ति को दिखाकर कह रहे हैं कि ये काल की रचना है ही नहीं। ठीक है। अब यहां देखिए, जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व दिखाकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर अवधि बैसवाड़ी समझते हैं, तो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हुए धृत पद्यों को 1000 से संपत 500 के भीतर बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठीक है, चलिए ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब बाकी आपको मैं दिखाता हूं। ये लास्ट में संशोधित जो संस्करण था उसके विषय में उन्होंने एक पेज लिखा है, ये आपको दिखा देता हूं। महत्वपूर्ण चीजों को मैं आपको इसमें से काट के लिखा। देखिए, संशोधित और प्रवर्धित संस्करण के संबंध में 2 बातें क्या लिखी हैं। कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला, इसमें आवश्यक संशोधन बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धांतपंथी परंपराओं को कुछ विस्तार के साथ वर्णन या दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर के द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत गम के प्रचार के लिए किस प्रकार से उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है आज का, ध्यान रखिएगा कि पहले संस्करण में जब इन्होंने नाथों को, जैनों को सिद्ध सांप्रदायिक कह के अलग कर दिया, बड़ी आलोचना भी इनको सहनी पड़ी, जिसकी वजह से जब दूसरा संस्करण आता है तो उसमें स्पष्टीकरण देते हैं और क्या लिखते हैं कि आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्ध और नाथपंथी परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन या दिखाने के लिए करना पड़ा। कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों साहित्य कोट में नहीं आती और योग धारा काव्य का साहित्य की धारा नहीं मानी जाती। ये कथन एकदम घोट के पी जाइएगा, मन में याद रखिएगा, और कोई पूछे तो उसके मुंह पर फेंक के जवाब मारिए। आपको फेंक के जवाब मार देना है। क्या जवाब मार देना है? भैया शुकुल महाराज जो थे, शुक्ला जी जो थे, रामचंद्र शुक्ल
थे उन्होंने इनको पहले क्यों नहीं रखा था और बाद में क्यों रखा, और रखा तो उसके पीछे उन्होंने दो आधार क्यों दिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथों, सिद्धों, जैनों को सांप्रदायिक काव्य कह के पहले संस्करण में महत्व नहीं दिया और दूसरे संस्करण की भूमिका में उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया, और स्पष्टीकरण के अंतर्गत उन्होंने दो तथ्य बताए कि इन दो तथ्यों के आधार पर मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास में इनको स्थान दिया है। और वो दो तथ्य कौन से हैं ये नोट कर लीजिए, बहुत महत्व। क्या है तथ्य? उन्होंने लिखा, आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्ध। वज्रयानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध मैंने आपको सिद्ध पढ़ाया था, फिर से बता दे रहा हूं एक लाइन में। देखिए, जब बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का जब विभाजन हुआ दो भाग, किसमें किसमें हुआ बौद्ध धर्म का विभाजन? हीनयान और महायान। महायान मतलब बहुत बड़ी गाड़ी, जैसे आपके पास मान लीजिए कौन बहुत बड़ी गाड़ी हो, BMW टाइप। हीनयान मतलब छोटी गाड़ी। तो महायानी क्या थे? इनके पास इतना बड़ा योग साधन था कि बड़ी गाड़ी से ये सीधे ईश्वर से मिलने जाते थे, और हीनयानी बहुत छोटी गाड़ी से मिलने जाते थे। महायानी जो थे बड़े भौकाली टाइप के थे, और इसी से वज्रयान का जन्म हुआ। और वज्रयानी ही और सिद्ध क्यों से हो गए? वो कहते थे कि भैया जीवन में जितनी चीजें आपको जितना अच्छी लगती है उसको खूब खा लीजिए, पी लीजिए, कर लीजिए, और जब आपका मन भर जाए और तभी आप सिद्ध हो सकते हैं। तो उन्होंने पंचमकार कर दिया कि भैया ऐसा है, मां से शुरू होने वाले 5 ऐसे शब्द हैं जो आप अपने जीवन में खूब कर लीजिए। पहला क्या? मदिरा, खूब दारू पी, पीतवा पीतवा, और इतना पीजिए कि गिर जाइए फिर उठ के पीजिए। पीतवा पीतवा पीते रहो, दारू पीजिए, मछली खूब खाओ, मांस खूब खाओ, और उसके बाद मुद्रा खूब कमाओ, खूब पैसा ले लो, मैथुन खूब करो। जब इन सब से ऊब जाओ तब एक योगिनी के साथ संसर्ग स्थापित करो, सिद्ध बन जाओ। और उन्होंने इस तरह की अवधारणा बनाई, और यही कारण है कि शुक्ल जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं कि हिंदुओं और नाथपंथी योगियों को परंपराओं का, अब नाथपंथी कैसे हुए? तो गोरखनाथ कहे कि हमारे गुरुजी तो पंचमकारे में फंसे रह गए। गुरुजी कहे थे कि हम ये पंचमकार जो है इनसे जल्दी ही तृप्ति पाके और मैं सिद्ध बन जाऊंगा। देख रहे हैं तो गुरु फंसे रह गए हैं पंचमकार में ही। तो गोरखनाथ ने अपने गुरुजी को निकालने के लिए और पूरे भारत की जो जनता है जो पंचमकार में सिद्धों के आवेश में फंस गई थी, उसको निकालने के लिए इन्होंने क्या शुरू कर दिया? नाथ पंथ शुरू कर दिया गोरखनाथ। अब जब गोरखनाथ ने नाथ पंथ शुरू कर दिया, तब सुनिए भैया, सिद्धों में कहते थे कि बिना स्त्री के कुछ काम ही नहीं हो सकता है। अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं, महात्मा बनना चाहते हैं, तो आपके लिए आवश्यक है कि स्त्री संसर्ग स्थापित करिए, योगिनियों से संसर्ग स्थापित करिए। लेकिन नाथ पंथ जैसे आता, वो कहता महिलाओं से दूरी रखना है। नाथ पंथ में इसलिए महिलाओं से बहुत दूरी। और कई लोग तो ये भी बताते हैं कि महाराज योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी महिलाओं को सीधा देखकर फेस टू फेस बात नहीं, मतलब नाथ पंथ का जो ट्रेडिशन है उसमें भी यही है कि आप महिलाओं से सीधा फेस टू फेस बात नहीं करेंगे। महिलाओं को महामाया, भोगिनी माना गया है, और क्या माना गया है कि अगर इनके चक्कर में फंसोगे क्या तो तुम्हारा रास्ता बिगड़ जाएगा, तुमको जाना किधर और कहीं और चले जाओगे, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, ये सब माया है, मोह है, इन जाल में जकड़ जाओगे, इसलिए इनके दूर रहो। और इसीलिए नाथ पंथ बात नहीं करते हैं और महिलाओं से दूर रहते हैं। तो सिद्ध महिलाओं के साथ रहते थे, और योगी जो योग परंपरा वाले उनसे दूर रहते थे। तो यही कह रहे हैं, सिद्धों और नाथपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया। तो साथियों, जो पहला आधार उन्होंने बताया, पहला आधार उन्होंने बताया, क्या बताया भैया? ऐसा है, कबीर दास जो है ना वो सिद्धों और नाथों की परंपरा से आते हैं, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथों और सिद्धों का जिक्र, जैनों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि जैनों ने अभ्रंश भाषा की बात और अंत बताया है, इसलिए मैंने जैनों की रचनाकाओं का वर्णन किया। ध्यान रखिएगा, जैनों का वर्णन शुक्ल जी ने क्यों किया? क्योंकि अभ्रंश की रचनाएं कहां से शुरू और कहां से खत्म होती, रचना काल के लिए
जैन रचनाओं का उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास में किया। नाथों और सिद्धों का उल्लेख क्यों किया? नाथों और सिद्धों का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि मैं बता सकूं कि कबीर की परंपरा कहां से आती है। और दूसरा उद्देश्य क्या था कि स्पष्ट करना था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोट में नहीं आती हैं, ना ही योग धारा काव्य का या साहित्य की कोई नई धारा मानी जा सकती। ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने योग धारा काव्य या साहित्य की कोई नई धारा किसे नहीं माना है, तो उन्होंने सिद्धों और योगियों को साहित्य की कोट में रखा ही नहीं है, योग धारा की कोट में रखा ही नहीं। क्लियर हो गया? क्लियर है? अगर किसी को न समझ में आ रहा हो तो एक बार आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा। चलिए अब आगे और आपको बता, ये शुक्ल जी का मैं क्या बता रहा हूं आपको, उन्होंने जो भूमिका लिखी है हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने जो भूमिका लिखी है, मैं आपको केवल का ही बता रहा हूं। यहां पर देखते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया। विद्यापति की प्रथम रचना कीर्तिलता है या पदावली, कल मैंने बताया था आपको, और इसमें भी विद्वानों की अलग अलग राय। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित है। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया है। धनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय देगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर जो कुछ सामग्री मिली है उसकी से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी है उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल के चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति का संकेत मात्र कर किया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होता है। आशा है कि पर प्रवर्धित रूप यह इतिहास विशेष, ये कब बात वो लिख रहे हैं, उन्होंने अक्षय तृतीया यह डेट उन्होंने रखी है जब उन्होंने यह टिप्पणी लिखी। क्लियर है? चलिए अब आपको लेके चलते हैं सीधा हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या लिखा है और क्या क्या चीजें आपको इसमें याद रखनी है, ये आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, अब जैसे एक दृष्टि होती, दृष्टि क्या होती है? पढ़ने आदिकाल, कहां से कैसा प्रश्न पूछ, अगर आपको ये मालूम हो जाए प्रश्न कहां से कैसे बनता है, बड़ी आसान हो जाए। कैसे? चलिए देखते हैं। यहां पर आदिकाल कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण एक में क्या रखा, बहुत महत्वपूर्ण। प्रकरण एक में रामचंद्र साहित्य के इतिहास में क्या रखा है, तो प्रकरण एक में रखा है सामान्य, सामान्य। अब सामान्य परिचय में क्या क्या रखा है, कई बार यही किया जाता है कि प्रकरण एक में क्या क्या रखा है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, साहित्य आविर्भाव पहला। दूसरा, प्राकृत भाष हिंदी के सबसे पुराने पद्य, प्राकृत भाष हिंदी के पुराने पद्य, आदिकाल की अवधि, आदिकाल
आदिकाल की अवधि। इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। काल आरंभ अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति। रासों की प्रबंध परंपरा। रासों रासों प्रबंध पर और इस काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार। साहित्य सामग्री काल की साहित्यिक सामग्री पर विचार। अपभ्रंश परंपरा। और देसी भाषा। देखिए, यहां से सीधे सीधे एक प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के प्रकरण एक में क्या क्या रखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल में प्रकरण एक सामान्य परिचय में रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या रखा है। राम
चलिए आ गई आवाज। अभ्रंश काव्य, तो अभ्रंश काव्य में आदिकाल प्रकरण 2 में उन्होंने अभ्रंश को रखा है। अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा के साहित्य का आविर्भाव काल इसे कहा है पहले, और इसमें इस काव्य भाषा के विषय को बताया है। और उसके बाद अभ्रंश शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने बताई है इसी प्रकरण में। जैन ग्रंथकारों की अभ्रंश रचना, मैंने अभी आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल ने अभ्रंश के अंतर्गत जैन ग्रंथकारों की रचनाओं को इसलिए रखा था क्योंकि वो पता कर सकें कि अभ्रंश की शुरुआत कहां से और कहां तक होती है। बहुत सारी जैन रचनाएं जो है वो अभ्रंश भाषा में लिखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़। इसके बाद बौद्धों का वज्रयान संप्रदाय, बौद्धों वज्रयान संप्रदाय। देखिए मेरी राय है कि आपको एक तो कॉपी, जैसे मैंने आदिकाल आपको पढ़ा दिया, वो आप अलग पढ़ लीजिए। और जब मैं रचनाकारों इतिहासकारों को अलग करके पढ़ा रहा हूं उसे अलग पढ़। जैसे मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाना, इसकी अलग एक कॉपी पतली सी बना लीजिए, 5 से 10 पेज, बड़ा मजा आएगा पढ़ने, उसमें मत लिखिए। तो आदिकाल आप अलग पढ़िए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का आदिकाल अलग पढ़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल अलग पढ़िए, राम स्वरूप चतुर्वेदी का आदिकाल अलग पढ़िए, बच्चन सिंह का आदिकाल अलग पढ़िए, बड़ा मजा आएगा, अलग अलग पढ़िए। हम क्या करते हैं, उसी में बना लेते हैं। जब चीजें थोड़ी छोटी होती हैं और हमारा टारगेट छोटा होता है, पढ़ाई में बड़ा मजा आता है। अब इतना मोटा सा आपके सामने ग्रंथ रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, आपको लगेगा अरे बहुत बड़ी, तो लेकिन छोटे छोटे टारगेट बनाइए। तो यहां पर ये छोटा टारगेट रखिए, बौद्धों का वज्रयान संबंध, तो इसको आप अलग से कर लीजिए। इसके सिद्धों की भाषा, इसके सिद्धों की भाषा, बौद्ध धर्म का तांत्रिक, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, संध्या भाषा। जैसे पूछ लेगा रामचंद्र शुक्ल ने संध्या भाषा के विषय में चर्चा किस प्रकरण में किया है, तो आप यहां से बता सकते हैं। वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव, का का प्रभाव, वज्रयान संप्रदाय का प्रभाव महासुख, महासुख की जो अवस्था है वो आप देखिए तो सिद्धों में ही मिलती। ठीक है, गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल, नाथ गोरखनाथ के नाथ के नाथ पंथ का, नाथ पंथ का मूल वज्रयानियों से था। यानियों, यानी वज्रयानी जो है और नाथ पंथ में क्या अंतर है। गोरखनाथ का समय, फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, गोरखनाथ का समय क्या माना है। यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग बताएंगे।
नवनाथों का उल्लेख किया है। ये भी प्रकरण 2 में ही इन्होंने उल्लेख किया है नवनाथों का। मुसलमानों और भारतीय योगियों का संसद, मुसलमान और भारतीय का सर्ग जी बताते हैं, इस समय नाथ पंथ आता है। अरे अरवा भैया कमेंटवा कर दो भाई, कमेंट करके आप लोग जवाब दिया करिए जो पूछे, तब मजा आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में गोरखनाथ का समय क्या बताया है। फटाफट कमेंट कर दीजिए 4 लोग। तो आप लोग तो ऐसे ऐसे मतलब जैसे सुकड़े बुकड़े बैठे रहते हैं, जैसे रजाई में घुस बैठे हो। गर्मी चल रही है, रजाई में तो होंगे नहीं, जवाब दिया करिए। 13वीं शताब्दी माना, 14वीं शताब्दी माना, 9वीं शताब्दी माना, 11वीं शताब्दी माना। और ये प्रश्न हजारों बार पूछा गया है कि रामचंद्र ने क्या समय माना है। इतना देर लगाते हैं आप लोग, हद है। तो जिस समय नाथ पंथ भारत में था, उस समय मुसलमान अपने इस्लाम से और हिंदू अपने हिंदुज्म से बहुत त्रस्त थे, और इन दोनों को एक बीच का रास्ता चाहिए। और ये बीच का रास्ता दिखाने वाला काम किसने किया? नाथ पंथ ने किया। और इसीलिए बहुत सारे हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही नाथ पंथ को स्वीकार कर लिया। एक ऐसा मार्ग था जिसमें दोनों तरह के लोग सम्मिलित हो सकते। गोरखनाथ की हठ योग साधना, नाथ की हठ योग साधना, सकता है आपसे गोरखनाथ की हठयोग साधना का वर्णन रामचंद्र शुक्ल के किस इतिहास के किस प्रकरण में किया गया है? नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, नाथ संप्रदाय के सिद्धांत, सिद्धांत वज्रयानियों से साम्य, साम्य। अब देखिए, जितने भी पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूं, ये सारे पॉइंट से प्रश्न आपके यहां पूछे, कैसे पूछे जाएंगे? जैसे पूछेगा कि वज्रानियों और नाथ पंथ में क्या साम्यता है, एक प्रश्न। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वज्रयानी और नाथियों में क्या साम्यता है। मुसलमान और भारतीय योगियों में किस प्रकार से संसर्ग हुआ। गोरखनाथ की हठयोग साधना क्या थी। नवनाथ कौन से थे। गोरखनाथ का समय क्या था। वज्रयानियों से नाथ पंथ में क्या भिन्नता थी। एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु पर प्रश्न आपके बने हैं और ये बार बार बनेंगे। ठीक है। फिर आता है इस पंथ का प्रभाव, पंथ का प्रभाव, पंथ, इस पंथ की भाषा, साहित्य के इतिहास में केवल भाषा की विकास, साहित्य के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की, विकास की। तो जी ने इन सब का वर्णन क्यों किया है? केवल भाषा की विचार विकास की दृष्टि से विचार किया। बाकी वो इन ग्रंथों को महत्व नहीं देते थे, कहते कोई काम का ग्रंथ नहीं, क्या कर लेंगे। तो इनको क्यों महत्व दिया उन्होंने? कि हम जान सकें कि भाषा का विकास किस तरीके से हुआ है। तो साहित्य के इतिहास में केवल भाषा के विकास की दृष्टि से विचार जो है वह शुक्ल जी यहाँ पर। विद्यापति की अभ्रंश रचनाएं,
विद्यापति अभ्रंश रचनाएं, विद्यापति की अभ्रंश रचनाएं, अभ्रंश कविताओं की भाषा, इतने भी बिंदु हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रकरण 2 में रखा है, और ये दोनों जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकरण 1 और प्रकरण 2। प्रकरण 3 का नाम रामचंद्र शुक्ल ने क्या रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण 3 का क्या नाम रखा। प्रकरण 3, देखते हैं कितना लोग सही जवाब देते हैं। उन्होंने इसे देश भाषा काव्य का, क्या कहा है, देश भाषा काव्य। देखिए, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अभ्रंश काव्य, प्रकरण तीन में रामचंद्र शुक्ल ने क्या रखा है, तो प्रकरण 3 में उन्होंने, मीना जी ने 11 से 12वीं शताब्दी माना है, प्रतिभा जी ने राहुल सांकृत्यायन, रीता शर्मा प्रणाम नमस्कार, अमृता जी ने नागार्जुन जड़भट्ट इत्यादि का नाम बताया, संगीता ने हजारी प्रसाद 9वीं शताब्दी, संगीता चौहान ने 13वीं शताब्दी। चलिए, वेरी गुड। देखिए, आप अगर लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, एक साथ कंसंट्रेशन बना रहता है। अगर आप बिना लिखते हुए पढ़ते हैं तो कोई बुला लिया, ए भैया चाय लाइए, थोड़ा सा बता रहे हैं, तो चाय वाली आवाज आपको सुनाई दे देगी, मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो कभी भी पढ़िए, अकेले में भी पढ़िए तो बोल के पढ़िए और आवाज आप तक थोड़ी थोड़ी सुनाई दे। लिख कर पढ़िए तो लिखते बोलते तीनों काम एक साथ आप करेंगे तो ज्यादा चीजें ऑब्जर्व होंगी। और आप सोचिए कि मैं एकदम मौन होकर और ऐसे देख देख कर पढ़ूंगा तो नींद आएगी, कुछ बाद आप लुढ़क जाएंगे। तो पढ़ना आपको कैसे है कि जब भी पढ़िए आप लिखते हुए पढ़िए, और लिख नहीं रहे हैं तो मुंह से बोलते हुए पढ़िए। मतलब कभी भी अकेले नहीं पढ़ना चाहिए कि मौन धारण करके ऐसे पढ़ रहे हैं। तो कभी भी पढ़िए तो बोल के पढ़िए, और बोल के नहीं पढ़ रहे हैं तो लिख कर पढ़िए, इससे आपका कंसंट्रेशन कभी भी भंग नहीं होगा। और ज्यादातर छात्र क्या करते हैं कि कहते हैं कि सर मेरा कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, मेरा दिमाग एकाग्र नहीं रहता, मैं जो पढ़ता हूं भूल जाता है। उसके पीछे का कारण ये है कि आपका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि लोगों की बातें आपके लिए अनसुनी हो जाएं और जो पढ़ रहे हैं वही आपको सुनाई दे, इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, और इसी में इन्होंने वीर गाथा काल का समय, वीर गाथा काल का समय 1050 से 1100। एक तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इसका समय ईस्वी में भी आप सब याद रखिएगा, कई बार ईस्वी में इसका समय पूछ लिया जाता है, तो आप संवत याद किए ही है, ईस्वी भी आप समझ। देश भाषा काव्यों की प्रामाणिकता में भाषा काव्यों, देश भाषा काव्यों प्रामाणिकता में संदेह, इन काव्यों की भाषा और छंद, काव्यों, इन काव्यों की भाषा और छंद तत्कालीन राजनीतिक, कालीन परिस्थिति, वीर गाथाओं का आविर्भाव, गाथाओं, वीर गाथाओं का आविर्भाव, इनके दो रूप,
ये दो रूप वही है, 8 और 4 वाला जो रासो शब्द की व्युत्पत्ति पूछ सकता है कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में चर्चा किया है। और अंत ग्रंथ परिचय, ग्रंथकार परिचय, यह पूरी बात उन्होंने प्रकरण 3 में रखी। अब बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 4 में क्या रखा। ठीक है, तो बोला नहीं जाता है, क्या है भैया? प्रकरण 4 जरूर याद रखिएगा कि रामचंद्र ने प्रकरण 4 में हिंदी साहित्य इतिहास आदिकाल में क्या रखा है? रखा है कल रचनाएं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के किस प्रकरण में फुटकल रचनाओं को रखा है। तो फुटकल रचनाओं को उन्होंने लिखा है प्रकरण 4। और क्या लिखा है? लोक भाषा के पद्य, भाषा के पद्य रखे हैं, खुसरो और विद्यापति। अब समझिएगा, यहां जो ये पूरा मामला है वो किस तरह के प्रश्न। साथियों, एक तो पूछ लेगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में खुसरो और विद्यापति को किस प्रकरण में रखा। किस प्रकरण में रखा है? तो आप बताएंगे प्रकरण 4 में रखा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभक्त किया? तो 4 प्रकरणों में विभक्त। किस प्रकरण में क्या मिलता है यह भी आपको बताना होगा कि प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 में फुटकल। और हो सकता है कि चारों प्रकरणों का क्रम पूछ ले, अनुक्रम पूछ ले, तो कैसे आपको बताना है? तो आपको बताना है आदिकाल। यहां आदिकाल 1050 से 1300 पर विक्रम संवत से पहले सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय के बाद अपभ्रंश काव्य, अपभ्रंश काव्य के बाद देश भाषा काव्य और देश भाषा काव्य के बाद फुटकल रचनाएं। ये हो गया। अब इसी तरीके से आपको ये याद रखना। तब शॉर्ट में अगर इसको हम कर लें ऐसे, इस तरह से आपको याद रखना। यहां पर ऐसे प्रकरण लिख लेंगे, ये आपके याद रहेगा। चलिए एक बार याद भी करा देते हैं कि कैसे अपने दिमाग में इसको सेट कर लें। देखिए, जब भी इतिहास शुरू होगा तो परिचय तो पहले देना ही पड़ेगा। और परिचय जब देंगे तो परिचय में सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि ये अपभ्रंश से शुरुआत होती है। कि आप जानते हैं भाषाओं की जब शुरुआत करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आएगा। सबसे पहले अपभ्रंश से शुरुआत हो रही है, सबसे पहले अपभ्रंश की बात करेंगे। अपभ्रंश के बाद देश भाषा काव्य और देश भाषा काव्य के बाद फुट। इसमें एक चीज और आपको याद रखनी, देश भाषा काव्य जो है रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की शुरुआत मानी। देश भाषा, यहां पर क्या लिख लेंगे? वीर गाथा। देश भाषा काव्य या ठीक है।
वीर गाथा काव्य या देश भाषा काव्य, यहां से उन्होंने बात मानी, यानी प्रकरण 3 से। क्या बताया? प्रकरण 3 से उन्होंने यहाँ पे इसकी बात मानी और सबसे अंत में उन्होंने रखी। और फुटकल रचनाओं में उन्होंने किसको किसको रखा, ये आपको याद रखना है कि फुटकल रचनाओं में उन्होंने विद्यापति को रखा है और अमीर खुसरो को रखा है। अभ्रंश काव्य में उन्होंने किसको रखा है? तो नाथ को रखा, सिद्ध को रखा और जैन काव्य को रखा। सामान्य परिचय में उन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से प्राकृताभास से शुरुआत हुई, आदिकाल की परंपरा कहाँ से आई, मैंने सामग्री का गठन कहाँ से किया, मैंने काल विभाजन और नामकरण कैसे किया। वीर गाथा काल में उन्होंने देश भाषा काव्यों के विषय में बताया, छंद बताया, रासो शब्दों की उत्पत्ति बताई और और सबसे अंत में फुटकल रचनाओं की लोक भाषा के पद्यों की रचनाओं ने। जैसे पूछ लेगा कि भाई आप ये बताइए कि रामचंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास में गोरखनाथ का वर्णन किस प्रकरण में किया है, तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे कहां? गोरखनाथ का वर्णन कहां करेंगे? सबसे बड़ा जो प्रकरण है वो सबसे बड़ा प्रकरण कौन सा है? प्रकरण 2 है। और सबसे छोटा प्रकरण कौन सा है? प्रकरण 4 है। सबसे बड़ा, ये इनका सबसे बड़ा प्रकरण और ये इनका सबसे छोटा प्रकरण है। सबसे छोटा प्रकरण, इसमें केवल 2 कवियों की रचनाओं को उन्होंने रखा, केवल अमीर खुसरो को रखा और केवल उन्होंने विद्यापति को रखा। और बड़ा क्यों है? तो इसमें इन्होंने पूरे सिद्ध को रखा, जैन को रखा, नाथ को रखा, गोरखनाथ को रखा और बौद्ध धर्म के विषय में भी इन्होंने पूरी रचनाएं बताई। और इसी में विद्यापति की अभ्रंश रचनाओं को भी रखा है। तो विद्यापति की 2 भागों में चर्चा इन्होंने किया है। विद्यापति की अभ्रंश रचनाओं को अभ्रंश में उन्होंने रखा है और विद्यापति की फुटकल रचनाएं जो बाकी अभ्रंश से बच जा रही हैं, जैसे हम भी की करते तो कीर्ति पताका को तो अभ्रंश में रखते हैं, बाकी उनकी जो रचनाएं हैं वो फुटकल रचनाओं के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, चलिए आज काफी लंबी क्लास हो गई, 1.5 घंटे की क्लास हो गई, चलिए कोई बात नहीं है। एक बार आप सब कमेंट करके बता दीजिएगा, ऑफलाइन भी कमेंट जरूर किया करिए, 2-4 कमेंट ऑफलाइन भी पढ़े रहने चाहिए कि भाई मैं कैसा पढ़ाता हूँ, गंदा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा कि सर इसमें ये सुधार कर लीजिए, सर ये चीजें आप अच्छी नहीं पढ़ाते, सर इसमें सुधार कर लीजिए। कोई भी कमेंट आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो जरूर कमेंट किया करिए। अगर आप हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप करके, हमारा नंबर है 9628 95 92 67। साथियों हम क्या करते हैं, पहले कोई इतिहास का काल पढ़ाते, जैसे आदिकाल पढ़ा दिया, आदिकाल को पढ़ाने के बाद सारे फैक्ट लिखाने के बाद फिर इतिहासों के अनुसार पढ़ाएंगे कि रामचंद्र के इतिहास के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास के अनुसार, रामस्वरूप द्विवेदी के इतिहास के अनुसार, नगेंद्र के इतिहास के अनुसार, बच्चन सिंह के इतिहास के अनुसार। कि अब का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड में हम अगर इतिहास ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारा चयन मुश्किल होता है। तो हम अब सारी चीजें पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। एक क्लास में मैंने सारी चीजें आपको रामचंद्र बता दी, एक क्लास और बताऊंगा, 2 क्लास में रामचंद्र का हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो पूरा खल्लास समाप्त हो। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।